नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से आज की प्रमुख न्यूज जिन पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए सूचना कि आज से आपकी जो सेल थी वो लाइव हो चुकी है, तो जो भी बच्चे इसमें इनरोल कराना चाहते हैं जल्द से जल्द इनरोल करा सकते हैं, जिसमें आपको 50 to 75% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेंगे आज की पहली न्यूज की, जो कि संबंधित है आपके राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान को नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए देख लेते हैं यह पुरस्कार क्यों दिया गया है, इसके मानक क्या है, किस प्रकार से यह प्रदान किया जाता है। ठीक है, चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल ही में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान को वर्ष 2024 के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान को यह पुरस्कार मानसिक स्वास्थ्य व कल्याण प्रोत्साहन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। यानी कि इन्होंने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य और साथ ही साथ उनको स्वस्थ रखने के लिए जो भी कार्य किए हैं महत्वपूर्ण, उसके तहत इनको ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए आइए जान लेते हैं थोड़ा सा हम इस पुरस्कार के बारे में। बात करूं यदि मैं इस पुरस्कार के शुरुआत की, तो वर्ष 2019 से इसको शुरू किया गया था, जल्द ही में शुरू हुआ है, बहुत ही पुराना आपका कोई ये पुरस्कार नहीं है। यह पुरस्कार विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिया जाता है, WHO देता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और WHO देगा तो ऑफ कोर्स वो किस कैटेगरी में देगा, हेल्थ से रिलेटेड जो कैटेगरी होगी तो उसमें ये प्रदान कर रहा है। यह स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए उन व्यक्तियों, संस्थानों व सरकारी जो संगठन हैं उनको प्रदान किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं इसमें, जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, बेसिकली लोगों को जागरूक करते हैं, उन्हीं को यह पुरस्कार मिलता है, उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। आगे बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य व तंत्रिका विज्ञान संस्थान के बारे में। बेसिकली ये जो संस्थान है आपका बिलोंग करता है बेंगलुरु से, बेंगलुरु में स्थित है और 1974 में यह स्थापित किया गया था। काफी लॉन्ग टर्म से ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है, यह मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में देखभाल और अकादमिक अनुसंधान के लिए एक बहुविषयक संस्थान है। ठीक है, जो इससे रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं वो सारे ही ये करते हैं। इसे वर्ष 1994 में डीम्ड यूनिवर्सिटी और वर्ष 2012 में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा भी मिल चुका है। और यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो मंत्रालय है भारत सरकार का, इसके अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, आपको ये पता चल गया। चलिए आगे आ जाते हैं हम क्रायोनिक्स के बारे में। अच्छा, अगर कैसा हो कि जो लोग मृत हो चुके हैं उनको वापस जीवित कर दिया जाए, ठीक है, तो ये तकनीकी कैसे हो सकता है पॉसिबल, इस तकनीक को हम क्या कहते हैं और इसके लिए क्या वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं। वैसे इसको ही हम कहते हैं क्रायोनिक्स। क्रायोनिक्स में एक जो बॉडी होती है जिसको कानूनी रूप से मृत घोषित कर दिया है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि उसे कानूनी रूप से मृत घोषित कर दिया जाना चाहिए, उसका डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसको क्रायोनिक्स पद्धति के तहत फ्रीज कर दिया जाता है, यानी कि बॉडी को पूरी तरीके से -195 डिग्री सेल्सियस के आसपास पूरी तरीके से उसको संरक्षित किया जाता है और फिर उसके बाद उसको पुनः जीवित करने के लिए रखा जाता है कि कभी फ्यूचर में यदि मान लीजिए कि कोई हमने ऐसी तकनीक विकसित कर ली जिससे हम उसको पुनः जीवित कर सकते हैं, तो इसलिए वो रखा रहता है। ठीक है, तो ये क्रायोनिक्स उसी के बारे में है। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में ये क्रायोनिक्स कंपनी ने एक मृत व्यक्ति को भविष्य में पुनः जीवित करने के लिए क्या किया है, फ्रीज कर दिया है कि फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई अगर तकनीकी आएगी तो हम दोबारा से इसको जीवित कर देंगे। किसी मृत व्यक्ति को फ्रीज करने की जो प्रथा होती है उसी को हम क्रायोनिक्स कहते हैं और इसका उद्देश्य क्या होता है, भविष्य में किसी समय उस व्यक्ति को जीवित कर देना। अगर ऐसा होता या ऐसा संभव है तो क्या जितने भी लोग जिन्होंने अपने बहुत ही करीबियों को खो दिया है तो वो क्या उम्मीद कर सकते हैं और क्या उनको जा करके फ्रीज करवा सकते हैं कि दोबारा से ओपन हो जाएगा। देखिए, साइंस बहुत डेवलप हो चुका है, लेकिन मैं ये तो नहीं चैलेंज कर सकती किसी भी तरीके से कि किसी मृत इंसान को दोबारा से जीवित किया जा सकता है। ठीक है, अब बाकी साइंस है, कुछ भी किया जा सकता है, वो देखने वाली बात है। आगे बात करते हैं। क्रायोनिक शब्द ग्रीक शब्द क्रायोस से लिया गया है, जिसका अर्थ ही होता है बर्फीला या ठंडा। ठीक, ठंडे तापमान का उपयोग करके जीवन बचाने का एक तरीके का प्रयास है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक मूवी थी जो क्रायोनिक्स पे बनी थी, हॉलीवुड मूवी है, उसमें एक महिला होती है जो 1000
1000 वर्ष तक वहां पे ठंड का जो पहाड़ होता है, हिमालय टाइप का जो पहाड़ थे, ग्लेशियर, उसमें दब गई थी। और दोबारा से जब उसकी बॉडी लाई गई तो जैसे जैसे टेम्परेचर नॉर्मल हो रहा था वैसे वैसे वो क्या हो रही थी, दोबारा से जीवित हो गई थी। और उसकी बॉडी में कोई चेंजमेंट नहीं आया था, उसके हार्ट, माइंड सब सारा वर्क कर रहा था। और उसी जिस एज में वो फ्रीज हुई थी, गिरी थी, वहां पर मरी थी, उसी एज में, यानी कि उसकी एज भी नहीं ढली थी, एज इट इज उसी एज की वो वापस से जीवित होकर के सामने आ गई थी। डॉक्टर्स उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मूवी का नाम मेरे से मत पूछना बिकॉज अभी मेरे को लिटरली मूवी का नाम याद नहीं है, बट अगर आप सर्च करोगे कुछ की पॉइंट्स डाल करके क्रायोनिक्स मूवी टाइप, तो आपको वो मूवी जरूर दिख जाएगी। हॉलीवुड की मूवी है, ठीक है। इसमें किसी व्यक्ति को दशकों तक संरक्षित किया जा सकता है और जब तक कि भविष्य में उससे रिलेटेड उपचार ना मिल जाए। ये एक ऐसी अवस्था में रखे गए हैं कि व्यक्तियों को, जो भी व्यक्ति इस अवस्था में रखे जाते हैं उनको कहते हैं हम क्रायो प्रिजर्व्ड रोगी, ठीक है। क्रायोनिक संरक्षण केवल तभी किया जाता है जब उसे कानूनी रूप से मृत घोषित कर दिया जाए और यह प्रक्रिया मृत्यु के तुरंत बाद शुरू कर दी जाती है, जिसमें सबको बर्फ में पैक कर दिया जाता है और उसकी बॉडी का जितना भी ब्लड होता है सबसे पहले वो निकाल लिया जाता है, ठीक है। इस अवस्था में शरीर को जो तरल नाइट्रोजन है इससे भरे कक्ष में रख दिया जाता है। यहाँ का टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और वैज्ञानिक भविष्य के लिए इसको संरक्षित रखते हैं। चलिए, तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी जो हमने पढ़ी, हमें मजा भी आया उसको पढ़ने में। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं अल्लाह में हलीना चाड ए प्रधानमंत्री। लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, यार तुम लोग मेरे को बोल रहे थे कि जब मैं बोलती हूँ मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला के बोलती हूँ। एक्चुअली मेरी पिच थोड़ी हाई है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के कानों में चुभती होगी, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं थोड़ा धीरे बोलूँ ताकि आपको मेरी जो वॉइस है वो कानों में ना चुभे, ठीक है। मैं ट्राई करूंगी ऐसा। और मंथली करंट अफेयर आपकी जल्दी आ जाएगी। बाकी आपके कोई सजेशंस हो तो मेरे को आज कमेंट में बता देना उससे रिलेटेड, ठीक। अब अल्लाह ने हलीना की बात कर लेते हैं। ये चाड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं और इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में किसका स्थान लिया है, तो सक्सेस मसरा का इन्होंने स्थान लिया है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा चाड के बारे में। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है चाड। नाइजीरिया, यहाँ पर आप देखोगे कैमरून, सेंट्रल एशिया रिपब्लिक, साउथ सूडान और इधर साइड आपके पड़ जाते हैं कुछ देश। देखिए इसकी सीमा जो लगती है मध्य अफ्रीकी गणराज्य सूडान से लगती है, नाइजीरिया, कैमरून, लीबिया और नाइजर से लगती है। बेसिकली यह एक भू आबद्ध देश है, यानी कि इसकी कोई भी बाउंड्री, वाटर बाउंड्री नहीं है। ये चारों तरफ से एक जो भूमि क्षेत्र होता है उससे घिरा हुआ है, वाटर बाउंड्री शेयर नहीं करता है। राजधानी इसकी एन जामेना है और यह मुद्रा जो बात करें तो मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक इसकी मुद्रा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं विश्व दुग्ध दिवस के बारे में, जो प्रत्येक वर्ष आपका 1 जून को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या होता है कि लोगों को डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए, भोजन में दूध को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। इसका जो आयोजन है वो वर्ष 2001 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा किया गया था, तब से इसको हम मना रहे हैं। विश्व दुग्ध दिवस की थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है 2024 की, कि विश्व को पोषण देने के लिए गुणवत्तापूर्ण पोषण प्रदान करने में डेयरी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। ऐसे मुझे एक चीज याद आई, वेजिटेरियन पीपल और नॉन वेजिटेरियन पीपल हु आर सेइंग दैट आई एम वेजिटेरियन, इफ यू आर रियल वेजिटेरियन और वीगन पर्सन, वीगन बेसिकली, देन आप जो है ये डेयरी मिल्क भी नहीं खाते हो। बिकॉज यहाँ पर जो वीगन होते हैं वो ये मानते हैं कि जो दूध है, जो दही है, ये इस तरीके की चीज़ें हैं, वो भी किसी पशु से आ रहा है। तो बहुत ही कम शायद तो परसेंटेज में यहाँ पर वीगन लोग होंगे, बाकी वेजिटेरियन लोग बहुत सारे हो जाएंगे जो मांस मछली नहीं खाते हैं, लेकिन वीगन सब नहीं होते हैं। क्योंकि आप दूध पी रहे हो, आप पनीर खा रहे हो, आप दही खा रहे हो, तो यू आर नॉट टोटली वेजिटेरियन पर्सन और वीगन पर्सन, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, किसी मतलब एक जानवर है उससे वो दूध निकल रहा है, उसको हम पी रहे हैं, इसलिए। चलो आगे बात करते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की बात करें तो 26 नवंबर, और वर्ल्ड लेवल की यदि बात करें तो हम 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। बात करेंगे हम इमैनुएला सोबरन की। चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये WHO की महानिदेशक बना दी गई हैं, इसलिए ये चर्चा में है। तो हाल ही में इमैनुएल सोबरन को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH का महानिदेशक बनाया गया है, ठीक है। देखिए ये एक अंतर सरकारी संगठन है और इसका उद्देश्य विश्व में पशु स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है। स्थापना 1924 में, मुख्यालय
पेरिस फ्रांस में। पेरिस और किस लिए इस टाइम चर्चा में है, चलो मुझे बताओ, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज ऑर्गेनाइज होने वाली है। लास्ट में क्वेश्चन कि चाड की सीमा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं लगती है। ठीक है, यहाँ पर यह है किस देश से नहीं लगती है। सूडान, नाइजीरिया, केन्या या कैमरून। आप सभी मुझे कमेंट में आंसर देना, क्योंकि आप लोगों ने आंसर देना कम कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।